Everybody and welcome back to SK Manikis and we're back again with another video on motion in 1D. And motion in 1D में हम लोगों ने already let's say terms देख लिए related to the motion in one dimension and we even looked at graphs कि कैसे graphs को हम लोग study कर सकते हैं and how we can use the equations we have already learned to analyze these graphs. And now we'll look at the equations of motion, the kinematic equations of motion. जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, द थिंग इज कि अगर हमारे आप एक ऐसा केस एनालाइज कर रहे हो कि लेट्स से जो हमारा एक्स एक्सेलरेशन है दिस इज गिवन टू बी कांस्टेंट, मतलब since acceleration itself is defined to be the rate of change of velocity, how do you exactly define it? Ax is nothing but dvx over dt, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी एक कांस्टेंट है। तब उस पर्टिकुलर केस में हमें कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस मिल सकते हैं जो कि हमेशा यूजफुल होते हैं व्हिच कैन सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द लेट्स से कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस। एंड ये जो स्पेशल केस है ना, दैट इज ax इक्वल्स कांस्टेंट या फिर लेट्स से ay इक्वल्स कांस्टेंट, मतलब एक सिंगल एक्सिस के अलोंग ही आपने क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एज्यूम किया है। ऑब्वियसली हम लोग इसे y के लिए भी लिख सकते हैं, दैट्स नथिंग लाइक रॉन्ग विद दैट, क्योंकि हम लोग मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं, नॉट मोशन इन एक्स एक्सिस। सो अगर आपके पास एक सिंगल डायमेंशन है यू कैन यूज इट फॉर एनी ऑफ द एक्सिस। एंड व्हेन वी विल स्टडी मोशन इन 2D एंड 3D, तब तो बेसिकली हम लोग एक जनरल इक्वेशन दे सकते हैं फॉर ऑल ऑफ दीज टर्म्स। तो अगर हमारे लेट्स से ax कांस्टेंट है तो वी कैन गेट अ सेट ऑफ इक्वेशंस व्हिच कैन सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर दिस स्पेशल केस इन मोशन इन 1D। एंड ऑफ कोर्स दीज आर सो यूजफुल, क्योंकि ये जो स्पेशल केस है ये भी बहुत ही लेट्स से जनरल वे में अराइज होता है इन फिजिक्स। लाइक इफ यू कंसिडर कि कैसे बॉल फॉल करता है और हाउ एन एप्पल फॉल्स, तो जब एक एप्पल फॉल करता है तो ये एक्सेलरेट करता है टुवर्ड द ग्राउंड एंड ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। सो दैट इज ऑफ कोर्स वन वेरी important scenario that you can see over here. So only if we can understand this case of constant acceleration, we can solve various kinds of problems in physics. So the first thing that we have to do is कि अगर मैंने ax equals dvx over dt constant रखा है, so what you can do over here is कि मैंने बस क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि आपने क्या किया, dvx equals ax dt किया and you merely integrate it. अब वी हैव टू सेट लिमिट्स इन दिस कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन हो रही है। अगर मैंने इनिशियल वैल्यू 0 रख दिया कि जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कुछ लेट्स से u थी, एंड अगेन विल कंसीडर इट फॉर सिंगल डायमेंशन ओनली। जब टाइम कुछ t हुआ तब वेलोसिटी क्या होगी, v हो गई। उस केस में व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर इज कि v माइनस u एज इंटीग्रल dvx का जो इंटीग्रल होगा दिस इज ओनली v, यहाँ पे लिमिट्स प्लेस किए तो v माइनस यू हो गया एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ। अब सिंस एक्सेलरेशन हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं तो इसको बाहर तो ले सकते हैं, ऑब्वियसली दिस इज जस्ट एन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट एज्यूम हो रहा है। सो इफ वी जस्ट डू दैट काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे आपको मिलेगा आपने ax कांस्टेंट ले लिया, जैसे अभी मैं सिर्फ a बोल रहा हूँ, that is what I'm gonna do, and integral from t equals 0 to t dt, integral dt क्या होगा, that is t from 0 to t, again t होगा at, and you're getting an equation which is v equals u plus at। ये हमारे जो पहला इक्वेशन होता है, दिस विल रिलेट कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम जिसमें इतना एक्सेलरेशन हुआ तो इतनी वेलोसिटी चेंज हुई। अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन ये आई कैन से कि ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वाई? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया है कि ax कांस्टेंट है या फिर a कांस्टेंट है, तभी हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले आए। वरना अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता देन यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन, तब ये इंटीग्रल के अंदर ही होता एंड v माइनस u would be actually integral of a dt from 0 to t या फिर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यूज लाइक से t1 to t2, एंड यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट एज्यूम किया तो आपको ये इक्वेशन मिला v equals u plus at। इससे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, तब इस इक्वेशन से आप इजीली पता कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपको पता है कि वो ऑब्जेक्ट किस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है
वो इनिशियली किस स्पीड से मूव कर रहा था और रादर वेलोसिटी, एंड कितने टाइम में ये फाइनल वेलोसिटी आपको पता करनी है। लाइक अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ऑफ एन एप्पल फॉलिंग, तो ऑब्वियसली इट इज फॉलिंग, इट इज बीइंग ड्रॉप्ड। उस केस में लाइक आप यू तो जीरो ही रख सकते हो। ये जो एक्सेलरेशन होता है इट इज माइनस जी, जहाँ पे जी बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा एक्सेलरेशन होता है। सो इन एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम यू कैन जस्ट लुक एट इट, जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी माइनस जी टी, एंड जो भी आपके पास टाइम पीरियड है उसमें आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सो इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल इक्वेशन जो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन से मिला है। अगर इस पे देखो तो ऑब्वियसली इसको डिराइव करने के कुछ और भी तरीके हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट बाय ग्राफ्स, बट आई वेंट फॉलोड दैट अप्रोच रादर द कैलकुलस अप्रोच, क्योंकि अगर आपको कैलकुलस आती है सो थिंग्स बिकम क्वाइट सिंपल ओवर हियर। आपको बस इस टर्म को बाहर लेना है। तो पहला इक्वेशन ये होता है हमारा द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन को देखें सो दैट इज समथिंग लाइक दिस, ये रिलेट करेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टू द अदर क्वांटिटीज। इट इज समथिंग लाइक दिस कि हम लोगों ने a इक्वल्स dv ओवर dt तो लिखा था। मैं क्या करूंगा इज राइट कि v इक्वल्स dx ओवर dt, जो कि ऑब्वियसली चेंज कर रही है, लेकिन अगर मैं अभी भी v इक्वल्स dx बाई dt लिख सकता हूँ एंड आई कैन एक्चुअली डू दैट, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा इज मल्टीप्लाइड, तो dx हो गया v dt एंड इंटीग्रेट कर दूं। एंड व्हेन यू डू दैट काइंड ऑफ थिंग अगेन यू विल सी कि अगर मैं t इक्वल 0 से यहाँ पे लिमिट सेट कर रहा हूँ एंड आई कंसिडर कि यहाँ पे कोई भी लेट्स से कोई भी वैल्यू है दैट इज x1 एंड t इक्वल्स t जब हुआ तो हियर यू हैव x2, तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिला, here you will get something like x2 minus x1 equals integral of v dt from 0 to t. You are getting that much. ये जो x2 minus x1 है ना, वो to make it even concise मैं क्या करूंगा x2 minus x1 is what the change in position, जैसे displacement लिख सकते हैं। So हम लोग motion 1D पढ़ रहे rather than motion along x, so that is the reason it will be not so appropriate to just write it in terms of x, क्योंकि हम लोग y along y भी मोशन एनालाइज करने वाले हैं। So I'll rather call this displacement as s, and it is what it is the integral from 0 to t v dt. अब मैं क्या करूंगा is not कि मुझे velocity as a function of time पता है from the first equation. I can just put this equation into this one, just substitute it and will integrate it from 0 to t, and you can just say this is the integral from 0 to t u dt plus integral 0 to t at dt. ये वैल्यू क्या होगी, this is u times t plus uc integral of 0 to t at dt, that is 80 square by 2, जिसे हाफ 80 स्क्वायर लिखते हैं। मतलब ये क्या हुआ, s इक्वल्स हो गया ut plus half at square. You see this is the second equation. यहाँ पे अगर आप देखोगे फोकस करोगे so this is like relating the displacement with the initial velocity, acceleration and the time duration. That is it will relate, अगर आपको final position चाहिए rather than the displacement, तो you know what you have to do is कि final position will be merely the initial position plus the initial velocity times time plus half a that is acceleration times time का squared. That is the second equation जो कि हमारे useful होता है, and we'll also learn how to use all these equations when we'll study vertical motion का case which will be something like in future videos. उसके अलावा the third equation that we get is कि अब इतना तो हम लोगों ने कर लिया, इन दोनों equations को utilize कर लिया, उसके अलावा हम लोग कौन सा differential equation use कर सकते हैं, acceleration को वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, बट अगेन नॉट एज अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। आई विल टेल यू हाउ विल डू दैट। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि अगर आपने बेसिकली क्या किया यहाँ पे एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखा है मल्टीप्लाइड बाई dx ओवर dx, क्योंकि ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, मैथमेटिक्स अलाउज अस टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अगर मैंने इसे dv ओवर dt टाइम्स dx ओवर dx कर लिया देन यू कैन जस्ट फोकस ओवर हियर, ये dx ओवर dt क्या हो गया, ये तो मेरी एक वेलोसिटी हो गई,
वेलोसिटी अलोंग x, तो इसे मैं वेलोसिटी टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन लिख सकता हूँ। ये हमें एक और फॉर्मूला मिल गया एक्सेलरेशन का। एंड अब हम लोग इसमें इंटीग्रेट करेंगे समथिंग लाइक दिस कि आपने लिख दिया v dv इक्वल्स a dx एंड इसको इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, जब पोजीशन कुछ x1 थी तब वेलोसिटी कुछ u थी, जब x2 हुई तब ये v हो गई। एंड यू हैव इट कि इंटीग्रल ऑफ v dv क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू v कर दिए। एंड यू सी दैट दिस इज नथिंग बट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2 दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर ले लो। एंड यू सी दैट दिस इज द इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2 ऑफ dx। इंटीग्रल dx क्या होगा, सिंपली x होगा फ्रॉम x1 टू x2, तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये टाइम्स x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 इज नथिंग बट जस्ट अनदर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, इसलिए मैं s एज्यूम कर लूंगा, तो दिस इज as। तो यहां से क्या मिला कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू as एंड यू गेट कि जो v स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे एक और इक्वेशन मिल गया। So these three simple equations which can solve almost all kinds of problems that you'll see for the case of constant acceleration. इसके अलावा you'll see that few textbooks will tell you कि दो और equations होते हैं। Let's just look at one of them. एक और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आपने v equals u plus at बेसिकली किया है, इसको अगर मैं अगेन यूज कर सकता हूँ s equals ut plus half at square। लाइक एक बार तो हम लोगों ने यूज किया, फिर पुट इट बैक अगेन, बस क्या करना है आपको कि u को रिप्लेस कर दो v माइनस at से। सो you'll see आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, नॉट दिस टाइम इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको ऐसा नहीं गिवन होगा कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, बल्कि एट द एंड ऑफ दिस ड्यूरेशन, मतलब जब इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया तब बेसिकली फाइनल वेलोसिटी कितनी है एंड आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया या फिर समथिंग लाइक दैट, टाइम भी पूछ लिया, जो कि बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके मिलेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑब्वियसली यहां से इन दोनों इक्वेशंस को साथ में यूज करोगे, बट इफ यू हैव अ सिंगल इक्वेशन यू कैन जस्ट डू इट कंसाइज। तो आपने बस क्या किया, लुक यू कैन जस्ट यूज कि u क्या हो जाएगा, v माइनस at होगा, u कैन बी रिटन एज v माइनस at। अगर मैंने बस इस इक्वेशन में रखा, सो यू विल सी दैट s इक्वल्स क्या हो गया, v माइनस at टाइम्स में t एंड प्लस हो गया हाफ at स्क्वेयर, एंड दिस इज नथिंग बट कि ये vt माइनस at स्क्वेयर प्लस हाफ at स्क्वेयर, माइनस at स्क्वेयर प्लस हाफ at स्क्वेयर इज अगेन माइनस हाफ at स्क्वेयर। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि s ऑल्सो क्या होता है, vt माइनस हाफ at स्क्वेयर होता है। तो ये एक और इक्वेशन मिल गया which might not be helpful in all of the cases, but you see you can use it in some of the cases। जब आपको इन दोनों इक्वेशंस को नहीं यूज करने, you just need a single equation कि आपको final velocity given है and you want to calculate the displacement in this time duration, then you can just use it कि s होता है ut plus half at square, but when you will write it in terms of final velocity, so it is vt minus half at square। Remember the distinction between the two equations कि यहाँ पे प्लस इसलिए क्योंकि here you have the initial velocity, यहाँ पे माइनस इसलिए आ जाते हैं, both are correct क्योंकि यहाँ पे you have the final velocity। So actually that was all for today's video, क्योंकि you see this video wasn't that long enough compared to all the other videos, because the topic itself was this short but quite important topic, and if you actually know that how you will properly use all these equations, so you can solve a lots of problems in this chapter, that is motion in 1D. And that was all for today, and thanks to all. Jai Hind, Jai Bharat.